हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावा ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। गाइस, इस यूनिट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे। इनमें हम केमिकल रिएक्शन के टाइप, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, हम लेक्चर को केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, तो देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का बनना। तो आप लिख सकते हो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो आपके पास दो स्पीसीज है, AB एंड XY, ठीक है। आप रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हो, तो ये आपके जो बॉन्ड हुए ये ओल्ड बॉन्ड हुए। अब आप इनको आप ब्रेक करोगे तो A को ऐड कर दो X के साथ और B को ऐड कर दो Y के साथ, तो आपके पास ये नए बॉन्ड बन गए, न्यू बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का बनना, ठीक है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन आते ही हमारे पास तीन टर्म और आती है। एक तो रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट वो स्पीसीज होती है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है। तो देखो, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट स्पीसीज on which reagent is attack। अब देखो, रिएजेंट क्या होता है। तो रिएजेंट वो स्पीसीज जो रिएक्टेंट पर अटैक करता है। तो आप लिख सकते हो स्पीसीज विच अटैक ऑन रिएक्टेंट, उसे हम रिएजेंट कहते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने से जो स्पीसीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। कहने का मतलब गाइस, हमें रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो दो टाइप से ब्रेक होता है, एक तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और एक होमोलाइटिक क्लीवेज। तो पढ़ते हैं। तो बॉन्ड का टूटना दो टाइप से होता है, ध्यान से समझना इसको। बॉन्ड क्लीवेज, एक तो होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of electrons between two bonded atoms। जैसे मान लो ये आपके पास Cl2 है, ठीक है।
ये बॉन्ड है। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएंगे तो इस क्लोरीन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस क्लोरीन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाए तो इसे हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना दोनों, उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द्वारा आयन बनते हैं। तो आप लिख सकते हो ये बात कि आयंस आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो आपने सनलाइट ली है ना, अब ये कब होमोलाइटिक होता है, कब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो ये तो बाद की बात है। अब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास है, यानी कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया इस एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस एटम के पास। हम होमोलाइटिक क्लीवेज को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, तो इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Cl, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय दिस क्लीवेज। तो देखो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड टूटने के बाद आयंस या जो फ्री रेडिकल्स जो हम बनते हैं उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो दीज आयंस और फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो गाइस इनको आप लिख लो। अब हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करते हैं जो कि सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, तो आप इनको लिख लो। तो गाइस अब हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्टेंट या फिर इंटरमीडिएट पर अटैक करता है। तो आप लिख सकते हो विच अटैक ऑन रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिंग का मतलब होता है लविंग, यानी कि वे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से लव वो करेंगे ना जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि वे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं, तो उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में H+, ठीक है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये आपका, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हो SO3H+, ठीक है।
3 ऑक्सीजन हो गए ना ये। उसके बाद NO2 प्लस, तो ये कैसे बनेगा, ये नाइट्रिक एसिड से बनता है, HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो HNO3, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो ये बन गया। ऐसे ही आप हेलोजन ले सकते हो, ठीक है। एल्किल ग्रुप, जैसे मान लो ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम होता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो गाइज ये कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जितने भी लुईस एसिड ना, वो सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो ऑल लुईस एसिड आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे लुईस एसिड आपके AlCl3 है, BF3 है, BeCl2 है, SnCl2 है, ZnCl2 है, FeCl3 है। तो गाइज ये लुईस एसिड है, क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं। मान लो AlCl3 को देखिए हम, तो ये Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये दो और ये 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि एल्यूमिनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो लुईस एसिड इनमें जो सेंट्रल एटम है उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, बोरोन, बेरिलियम, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4, इसके पास 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए जितने भी लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अगर हम CO2 की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, SO3 की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे है, देखो C डबल बॉन्ड O, तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया। अब इस पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकते हैं, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया, ठीक है। ऐसी कैसी कहानी SO3 में। तो जितने भी लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें कि कोई भी किसी भी स्पीसीज में एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो एटम है ना, न्यूट्रल एटम दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आएंगे, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ऐसे ही हम साइनाइड में देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यह इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम आइसोसाइनेट को देखें, Rn और ये C और ये आपका आइसोसाइनेट है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम एमाइड में देखें तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, वो सारे के सारे उनमें जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ऐसे ही आप इंटर हेलोजन कंपाउंड देख लो, यानी कि 2 हेलोजन से मिलकर बने, जैसे ICl देख लो,
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर हो गया। ऐसे ही अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम है, इससे ये एल्किल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और ये हैलोजन भी खींच सकता है, तो यानी कि इसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, तो गाइज ये कुछ और एग्जांपल है। अब देखो फ्री रेडिकल, ध्यान से समझना है इसको, फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ध्यान से समझना, देखो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो मान लो हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो इस बॉन्ड के 2, इस बॉन्ड के 2, इस बॉन्ड के 2 और ये 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हुआ, तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक है। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन के 2 वैलेंसी वैकेंट होते हैं, यानी कि एक लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड, कार्बन का मतलब कार्बन पर एक तो लोन पेयर और 2 बॉन्ड, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2, इस बॉन्ड के 2, तो टोटल 6, यानी कि इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब यह भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप लोन पेयर को देख के मत हैरान हो जाना कि ये इसके पास लोन पेयर एक कैसे लेगा, ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे हम नाइट्रीन की बात करें, तो नाइट्रीन में देखो नाइट्रोजन एक तो बॉन्ड बनाता है और एक ये लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, यहां पर भी 6 हो सकते हैं, हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो गाइज ये कुछ एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफाइल के, तो आप इसे लिख लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखो न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब है लविंग, यानी कि जो न्यूक्लियस से लव करता है, यानी कि जो प्लस से लव करता है। अब प्लस से लव कौन करेगा, माइनस, यानी कि जिसके पास माइनस खूब सारा हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हो, उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिवली चार्ज्ड की बात करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड, तो नेगेटिवली चार्ज्ड हम H, हमारे पास H माइनस हो सकता है, OH माइनस है ना, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हो सकता है, OR एल्कोक्साइड है। अब देखो एसिड से H निकालते जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालोगे तो आपके पास बनेगा ये, ठीक है। हेलोजन से निकालोगे, हाइड्रोहेलिक एसिड से निकालोगे ना, जैसे HX होता है ना, HX, तो H निकालोगे तो X माइनस, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, H निकालोगे तो NO3 माइनस। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल है ना। और जैसे हम हाइड्रोजोइक एसिड, HN3 का नाम होता है हाइड्रोजोइक एसिड, H निकालेंगे तो N3 माइनस, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। इसको हम ऐसे लिखते हैं N डबल बॉन्ड N। अब यह 4 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड ज्यादा बना रहा है तो प्लस, ये एक माइनस, तो टोटल 1 माइनस हुआ। तो गाइज ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आप क्या करना, जो एसिड है उनसे H निकाल देना, तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो जितने भी लुईस बेस है वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल और लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल, तो ऑल लुईस आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखो जैसे H2O है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो यह डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसे ही तो हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं।
ऐसे ही ROH है, ऑक्सीजन दे सकता है लोन पेयर। ROR है, ऑक्सीजन दे सकता है लोन पेयर। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया है तो लुईस बेस है और इलेक्ट्रॉन रिच भी है ना। देखो जिसके पास लोन पेयर है ना उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसका मतलब ये समझो, ये जो लोन पेयर है ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्सरी एमिन, तो ये सारे के सारे लुईस बेस है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस पर अटैक कर सकते हैं, तो प्लस पर जो अटैक करे वो तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ऐसे ही आपका H2S सल्फर के पास 2 लोन पेयर। ठीक है, RSH सल्फर के पास 2 लोन पेयर, RSR सल्फर के पास 2 लोन पेयर। तो ये जितने भी लुईस बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो भी सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। देखो अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करें तो डाई एल्किल कैडमियम है, डाई एल्किल जिंक है, एल्किल लिथियम है। अब देखो कैडमियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो एल्किल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो एल्किल ग्रुप का करेक्टर न्यूक्लियोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैडमियम इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो एल्किल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है ना। लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ। ऐसे ही हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो हाइड्राइड का मतलब यहां पर H माइनस के रूप में है, तो यहां पर H आपका न्यूक्लियोफिलिक है। अब ऐसे ही अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो एल्किल ग्रुप ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो गाइज ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। तो देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं लेकिन एक टाइम में इलेक्ट्रॉन एक ही देता है, यानी कि विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं लेकिन एक बार में एक एटम ही इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हम पोटेशियम नाइट्राइड की बात करें KONO, तो ये ब्रेक होता है K+ में और ONO- में, यानी कि इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा ना, यहां से जुड़ेगा ना तो नाइट्राइट बोला जाएगा और यहां से जुड़ा जाएगा ना तो नाइट्रो बोला जाएगा। ऐसे हम KCN की बात करें तो ये ब्रेक होता है K+ में और CN- में। तो देखो इसके पास लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां से जुड़ेगा तो साइनो, यहां से जुड़ेगा तो आइसोसाइनो। ठीक है, ऐसे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो देखिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो देखो अब इसमें रिजोनेंस आपको दिखाना होगा। इस माइनस का मतलब एक तो देखो ये सेंटर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो ये माइनस, यानी कि माइनस का मतलब ऐसा समझो अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये नया 5। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे तो आपके पास बन गया CH2, यहां पर माइनस चार्ज और C++OR। अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं लेकिन कंपाउंड यूज एक ही करता है, तो उसे हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो गाइज इनको लिख लो आप। अब हम बात करते हैं एम्फीफाइल की। तो गाइज अब हम बात करते हैं एम्फीफाइल की।
तो एम्फीफाइल का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो और जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर प्रेजेंट हो तो उसे हम एम्फीफाइल बोलते हैं। तो कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एंड इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड, ऐसे लिख लो, इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड both electrophilic and nucleophilic center is present, है ना। दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर प्रेजेंट होगी। जैसे मान लो आपके पास ये है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो देखो आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर तो बनेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑक्सीजन पर तो बन गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर बन गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ऐसे आप साइनाइड की बात कर सकते हो, तो नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ है, तो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर होंगे, तो उसे हम एम्फीफाइल बोलते हैं। तो गाइज अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कुछ एक डिफरेंस है, तो वो देखो कि इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन होती है। तो देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट देखो अटैक्स द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो देखो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यह नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो अटैक इसका मतलब कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होगी वहां पर यह अटैक करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यह प्लस पर अटैक करेगा, तो अटैक्स द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो ये वहां पर अटैक करेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम लुईस बेस बोलते हैं। नेक्स्ट possess an empty orbital to receive the electron pair। अब देखो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों को लेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह एक वेकेंट ऑर्बिटल बनाएगा। देखो possess an empty orbital to receive the electron pair। अब यह दो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, इसका मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे तभी तो बाहर निकलेंगे, अदरवाइज तो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो possess an electron pair which is loosely held and can be supplied easily, क्योंकि इजीली सप्लाई के लिए वो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर लूजली बॉन्डेड होने चाहिए। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यह इलेक्ट्रॉन रिच है तो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होगा। तो गाइस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे।